जैन साथी, रुद्र पोस्टल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो जो सॉर्टिंग असिस्टेंट यानी कि छटाई सहायक जो होते हैं, यह आरएमएस के जो कर्मचारी होते हैं उनको अपन सॉर्टिंग असिस्टेंट कहा जाता है। ऐसे कहा जाता है। इसमें कौन कौन से लोग नहीं आते हैं, तो पर्यवेक्षक अधिकारी हो गए, डाक रक्षक हो गए, चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी हो गए, इनको छोड़ करके जो आरएमएस के सभी कर्मचारी वो कौन कहलाते हैं? सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं। पीएएसए की जो पोस्ट है उसमें पोस्टल असिस्टेंट होते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं। सरकारी छटाई सहायक यानी सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट किसी छटाई अनुभाग में जहाँ काम अधिक हो, किसी सेट की सहायता के लिए उसकी गश्त के एक हिस्से को काम करता है, तो क्या कहलाते हैं? सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट कहलाते हैं वो। ठीक है, फिर हम इसके बाद देखते हैं सेट ऑफ सेक्शन। तो आरएमएस की एक पूरी गश्त के लिए जिस कर्मचारियों की जो पूरी सेट होता है वो कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? सेट ऑफ सेक्शन। सेट ऑफ आरएमएस की छटाई सहायक होते हैं जिनकी अनुभाग की पूरी गश्त में दोनों तरफ एक साथ कार्य करते हैं। सेटों की गिनती क्रम संख्या के अनुसार होती है। ठीक है, अनुभाग के हर सेट के काम करने का समय, कर्मचारियों की संख्या और डाक की व्यवस्था और डाक विनिमय करने का ढंग एक समान होता है। मतलब एक जो टीम है, मतलब एक प्रकार से अपन ये मान सकते हैं जो टीम होती है, जिस प्रकार से एक टीम में क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे जो सेट ऑफ सेक्शन होता है उसमें भी जो ऐसे जो लोग होते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट के जो कर्मचारी होते हैं, आरएमएस के जो सॉर्टिंग असिस्टेंट लोग होते हैं, वो एक गश्त में समान संख्या में समान व्यवस्था के अनुसार और समान ढंग से कार्य करते हैं। उसको क्या कहा जाता है? सेट ऑफ सेक्शन कहा जाता है। अनुभाग के सेटों की संख्या काम की साप्ताहिक घंटों के आधार पर तय की जाती है। मतलब ये जो सेटों की संख्या है वह काम के घंटों के आधार पर तय किए जाते हैं। सेट ऑफ अ मिल ऑफिस, डाक कार्यालय का सेट। हम देखते हैं रेल डाक व्यवस्था के उन छटाई सहायकों को जो किसी डाक कार्यालय में एक ही समय कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों क्या कहा जाता है? सेट ऑफ अ मिल ऑफिस, यानी डाक कार्यालय काम के घंटे अलग अलग, डाक छटाई का तरीका और कर्मचारियों की संख्या एक समान नहीं होती है। जो एक साथ कार्य करते हैं उनको सेट ऑफ सेक्शन कहा जाता है। जो काम करने का तरीका, व्यवस्था और उनकी संख्या और उनकी काम करने का समय सब फिक्स है, एक साथ है, वो सेट ऑफ सेक्शन है। और जिनके काम करने के घंटे अलग अलग हो गए, उनका तरीका अलग हो गया, उनके कर्मचारियों की संख्या समान नहीं है, तो वो क्या कहलाएंगे? सेट ऑफ अ मेल ऑफिस। मतलब क्या कहलाएगा? मेल ऑफिस। मतलब इसमें क्या जुड़ गया? वो सेक्शन है, मेल ऑफिस है। ठीक है, फिर हम देखते हैं ट्रिप या फेरा। काम पर जो यात्रा का एक कार्यकाल है, मतलब जो अनुभाग है, वो सेट के एक अपनी गश्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली यात्रा को फेरा कहते हैं। सेट के मुख्यालय से अन्यत्र स्थान तक के फेरे को जावक फेरा। और जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये है अपना कार्यालय, स्टेशन कार्यालय है, यहाँ से कोई ट्रेन जा रही है ये स्थान के लिए, और ये मान लीजिए हमारा बी है। तो मान लीजिए यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है ये कर्मचारी है, ये कर्मचारी यहाँ से यहाँ तक गया, ये उसका जावक फेरा कहलाएगा। और जब ये पूरा कार्य वहां से अगली ट्रेन से वापस लौट के आएगा, इसको एम को जो वापस आया इसको क्या कहेंगे? आवक फेरा। जावक और आवक फेरा ये कहलाएगा। इस पूरी यात्रा को क्या कहा जाएगा? ट्रिप कहा जाएगा। ठीक है, ये इनकी ट्रिप कहलाती है। स्टेशन और सॉर्टिंग असिस्टेंट। ट्रिप जो होता है काम पर यात्रा करने वाली, मतलब ये जो क्या है, ये जो कार्य करेंगे, क्या करेंगे? ट्रेन के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। यहाँ से वहां तक के मध्य में जो कार्य करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? सेट कहा जाएगा। और ये एक से दूसरे से तक जाने वाली यात्रा को फेरा कहलाता, मतलब ये आवक फेरा या जावक फेरा होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्टेशन और छटाई आर्टिकल। देखिए, स्टेशन वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनका वितरण उसी स्थान डाकघर से होना है जहां भी भेजी गई हैं। मतलब मान लीजिए आप बैठे हैं ए ऑफिस में और आपने बी ऑफिस के लिए कोई डाक बुक की है, तो यहाँ से वो घूमते घूमते यहाँ एस कार्यालय में होते हुए और ये यहाँ बी कार्यालय पहुंचेगी, तो जो उस आर्टिकल के लिए बी कार्यालय वो क्या कहलाएगा? स्टेशन ऑफिस। क्या कहलाएगा? स्टेशन ऑफिस। तो ये आपने कहाँ के लिए डाक भेजी थी? डाक भेजी थी बी कार्यालय के लिए। तो जो बी कार्यालय हो गया उस आर्टिकल का स्टेशन कार्यालय या स्टेशन हो गया। तो जो बी कार्यालय में जो डाक पहुंची उसको क्या कहेंगे? स्टेशन आर्टिकल। ठीक है,
फिर हम देखते हैं, जैसे अभी हम आप अगर सब ऑफिस में किसी ने कार्य किया हो, किसी जीडीएस भाई ने या एमटीएस लोग तो कार्य करते हैं, उनको पता है कि एक स्टेशन बैग बनाया जाता है। जो आर्टिकल उसी कार्यालय के लिए बुक हुए हैं, जो कार्यालय, जैसे मान लीजिए कोई कार्यालय है, हम मान लेते हैं कि इंदौर में कोई विजयनगर एसओ जो है, विजयनगर एसओ से एक आर्टिकल बुक हुआ है और वो विजयनगर एसओ के अंदर ही किसी बीट में डाक जाने हैं, तो वो उस डाक के लिए स्टेशन बैग बनाएगा। क्या बनाएगा? स्टेशन बैग बनाएगा, क्योंकि वो कहाँ जाएगी? उसी स्थान पे अन्य उसी उप डाकघर के अंतर्गत किसी अन्यत्र स्थान पर डाक भेजी जाएगी, तो उसको स्टेशन बैग के अंतर्गत रखा जाएगा और उस आर्टिकल को स्टेशन आर्टिकल कहा जाएगा। ठीक है। फिर हम देखते हैं सॉर्टिंग आर्टिकल। वे आर्टिकल जो जिनकी छटाई या उस डाकघर या उस डाकघर के कार्यालय से द्वारा की जानी होती है जहां वे भेजी गई जाती है। तो अभी पर ने क्या देखा, जो स्टेशन आर्टिकल होता है वे वस्तुएं जिनका वितरण उस डाकघर से किया जाना हो जहां वे भेजी गई है। जैसे ये कार्यालय से बी कार्यालय के लिए डाक भेजी, तो बी कार्यालय वितरण होना है, तो जो बी कार्यालय है उसके अंतर्गत जब वो डाक पहुंचेगी तो उसको क्या कहा जाएगा? स्टेशन आर्टिकल कहा जाएगा। ठीक है, आपकी बात समझ में आई स्टेशन आर्टिकल क्या हो गया है। अब हम देखते हैं सॉर्टिंग वस्तुएं। सॉर्टिंग आर्टिकल वे वस्तुएं जिनकी छटाई उप डाकघर, उस डाकघर या डाक कार्यालय द्वारा की जानी चाहिए होती है जहां भी भेजी जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? सॉर्टिंग आर्टिकल। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेशन आर्टिकल और सॉर्टिंग आर्टिकल। फिर इसके बाद हम देखते हैं लेबल लगे बंडल। अब क्या होता है, तो ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर अलग अलग प्रकार की लेबल लगे होते हैं या कलर वाले लेबल होते हैं, तो हमें ध्यान रखना होता है कि वो किस प्रकार के बंडल होते हैं। जैसे लेबल बंडल जो होते हैं उसमें क्या होता है, गैर रजिस्ट्री वस्तुओं का एक समूह होता है। मतलब मान लीजिए कई गैर रजिस्ट्री वस्तुएं हैं, ये आपकी इसके अंतर्गत कई गैर रजिस्टर्ड वस्तुओं को एक साथ बांधा गया है और इसके ऊपर जो हिस्सा है यहाँ पे पता लिखा गया है प्रेषक का, प्राप्तकर्ता का, सॉरी, प्राप्तकर्ता का, और इसके पीछे लिखा गया है प्रेषक का पता। तो एक जो पता है, पते वाला भाग जो ऊपर की ओर रखा हो और इस पे जांच पर्ची लगाकर अच्छी तरह बांध दिया गया हो, मतलब इस पे स्लिप लगा दी। कौन स्लिप लगा दी? चेक स्लिप लगा दी। चेक स्लिप लगा करके उसको बांध दिया गया, बंडल बना दिया गया। तो इस प्रकार के बंडल को क्या कहेगा? लेबल बंडल कहा जाता है। छटाई में इसको एक आर्टिकल माना जाएगा, ना कि जैसे अपन देखते हैं बहुत सारी छोटी छोटी पतली पतली मैगजीन की जो किताबें होती हैं, वो एक साथ एक ही बंडल में बांध करके एक व्यक्ति के नाम से लगा करके उस पर चेक स्लिप लगा करके उसको भेज दिए जाते हैं, तो उसको क्या मानते हैं हम? लेबर बंडल कहा जाता है। और उस आर्टिकल को क्या मानते हैं? सिंगल आर्टिकल माना जाता है, एक आर्टिकल माना जाता है। लेबल लगे बंडल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेशन बंडल होते हैं, एक सॉर्टिंग बंडल होते हैं। स्टेशन बंडल तो वही होते हैं जो दत्त शुल्क और अदत्त शुल्क गैर रजिस्ट्री वस्तुएं होती हैं। ठीक है, स्टेशन बंडल में दत्त शुल्क यानी कि जिनको आप पैसा दे चुके हैं, जो कुछ रह गई हैं वो भी स्टेशन बंडल में आएंगी। जब दत्त शुल्क और अदत्त शुल्क गैर रजिस्ट्री वस्तुओं की संख्या 14 से अधिक हो तब स्टेशन बंडल बनाया जाएगा। मतलब मिनिमम स्टेशन बंडल बनाने के लिए कितने आर्टिकल चाहिए गैर रजिस्टर्ड में? 14 आर्टिकल चाहिए जो गैर रजिस्टर्ड हो। और छटाई बंडल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है तुरंत बंडल और एक होता है अस्थगित बंडल। ठीक है, और क्षेत्रीय बंडल तब बनाए जाते हैं जब वस्तुओं की संख्या 25 या उससे अधिक हो। मतलब 14 बंडल होंगे, अगर 14 आर्टिकल है तो अपन बनाएंगे स्टेशन बंडल, और वही आर्टिकल जो बंडल है उनकी संख्या 25 से अधिक हो गई तो क्या बनाएंगे? क्षेत्रीय बंडल बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो जांच पर्ची होती है, जो चेक स्लिप होती है, वो क्या होती है। लेबल लगे बंडलों के ऊपर बांधे जाने वाले लेबल को जांच पर्ची कहा जाता है। जैसे अभी अपन ने देखा कि ये 14 आर्टिकल, जैसे अपन ने देखा कि ये जो अधिक स्टेशन आर्टिकल है, जो स्टेशन बंडल है, स्टेशन बंडल कितने पे बनाए जाते हैं? जब 14 आर्टिकलों को एक साथ, कम से कम 14 आर्टिकल होने चाहिए जिनको एक साथ एक उसके अंतर्गत बांधा जाता है, और इसके ऊपर जो पता वाला हिस्सा है वो ऊपर की ओर लगा दिया जाता है। प्राप्तकर्ता का पता का जो हिस्सा है वो एक ऊपर लगा दिया जाता है, और इनको बांध करके एक स्लिप लगाई जाती है जिसको चेक स्लिप बोलते हैं। चेक स्लिप लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? चेक स्लिप लगा दी जाती है बांधने का, तो उसको क्या कहा जाएगा? जांच पर्ची। लेबल को बांध कर, लेबल को ऊपर बांधे जाने वाले लेबल को जांच पर्ची कही जाती है। ठीक है, अब विभिन्न बंडलों के लिए विभिन्न रंग की पर्चियां जो होती हैं, जांच पर्ची
जो चेक स्लिप होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे अगर किसी बंडल का जो शुल्क है वो पूरी तरह से दिया पेड नहीं किया गया है तो उस पर गुलाबी रंग की पर्ची लगाई जाएगी। सामान्य छटाई बंडल है अगर तो उस पर सफेद रंग की पर्ची लगाई जाएगी। हवाई डाक से प्राप्त होने वाला बंडल है तो उस पर नीले रंग की पर्ची लगाई जाएगी। तुरंत या अस्थगित बंडल है तो उस पर सफेद रंग की पर्ची लगाई जाएगी। स्थानीय बंडलों के लिए हरे रंग की पर्ची लगी जाती है। ठीक है, मेट्रो बंडल है तो नीले रंग की पर्ची लगी जाती है। आप कभी देखना जो एक साथ मैगजीन वाली जो बंडल आते हैं उनके ऊपर एक छोटी छोटी कलर वाली पर्चियां लगी होती हैं। जैसे इसमें बताया कि जो हवाई डाक से आती है उस पर नीली पर्ची होती है। तुरंत स्थगित बंडल है तो उस पर सफेद पर्ची बनाई गई है। ठीक है, ऐसी ही मतलब कई पर्चियां अलग अलग टाइप से अलग अलग मार्क के हिसाब से लगाई जाती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या मनी ऑर्डर चेक स्लिप। मनी ऑर्डर चेक स्लिप है, इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। मेन चीज ये है कि जो एक बंडल बनता है वो मनी ऑर्डर के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अगर उस मनी ऑर्डर में क्या रहता है, जो चेक स्लिप होते हैं उसके ऊपर ये लिखा जाता है कि आपके इस बंडल में कितने मनी ऑर्डर हैं, मतलब उन मनी ऑर्डर की संख्या लिखी जाती है। ये जो जो अपन बंडल देखते हैं उसमें क्या होता है, जो बंडल तैयार करने के लिए सफेद और बादामी रंग के कागज पर लाल स्याही छपी जांच पर्ची जो MO17 निर्धारित होती है। मतलब इसका जो नंबर है वो क्या हुआ, मान लीजिए कई प्रश्न पूछ लिया कि मनी ऑर्डर चेक स्लिप जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये आएगा MO17। ठीक है, ये कभी कभी टेक्निकल टर्म में पूछ लिए जाते हैं। जैसे अब और भी कई चीजें जैसे SB विड्रावल है तो SB7 कहा जाता है, 7A कहा जाता है, समझ रहे। डिपॉजिट पर्ची है उसको अलग नाम दिया गया है, EMO है उसको अलग नाम दिया है, PLI को PLI2T कहा जाता है, रसीद बुक है, PR को SB26 कहा जाता है, जो PR स्लिप। ये ऐसे नाम है। इसी प्रकार से आपको याद रखना कि जो मनी ऑर्डर जांच स्लिप पर्ची होती है उसको क्या कहते हैं, MO70 कहा जाता है, MO70 MO70 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे डाक थैले या मेल बैग। डाक में सभी प्रकार की डाक जाते हैं, पार्सल भी जाते हैं, साधारण डाक भी भेजी जाती हैं, मनी ऑर्डर भी जाते हैं, रजिस्ट्री वस्तुएं भी हैं वो भी भेजे जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो थैलों के अंदर बांध करके पहुंचाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेल बैग कहा जाता है। ठीक है, तो मेल बैग जो होते हैं, जो रजिस्ट्री वस्तुएं होते हैं उनके लिए रजिस्ट्री बैग बनाए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, रजिस्ट्री थैलों में बंद किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं जो डाक थैले हैं, मतलब मेल बैग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। स्टेशन डाक थैले, छटाई डाक थैले और संयुक्त डाक थैले। ठीक है, कंबाइंड डाक थैले। तो डाक थैले जो होते हैं वो अपेक्षित थैले होते हैं। अपेक्षित से तात्पर्य है ऐसे थैले जो प्रतिदिन भेजे जाते हैं और प्रतिदिन प्राप्त किए जाते हैं, उनको अपेक्षित थैले कहा जाता है। रोकड़ कार्यालय और उप डाकघर के बीच नकदी भेजने के लिए नकदी थैले को रजिस्ट्री थैले के अंदर भेजा जाता है। ये प्रश्न एक बार आ चुका है पेपर में कि जो रजिस्ट्री थैले के जो नकदी थैला होता है उसको किस थैले के अंदर भेजा जाता है, तो नकदी थैले को रजिस्ट्री थैले के अंदर भेजा जाता है। नकदी थैले की नकदी थैले को नकदी सील से व रजिस्ट्री थैले को बीमित सील से सील किया जाता है। मतलब जो नकदी थैला है उसमें पहले नकदी सील लगाई जाएगी, उससे बंद किया जाएगा। उसके बाद हम जिस नकदी थैले को रजिस्ट्री बैग में रखेंगे उस रजिस्ट्री बैग को बीमित सील से सील किया जाएगा, बीमित सील लगाई जाती है। उससे बंद करने के बाद डाक थैले को विभेद सूचक चिन्ह के द्वारा, मतलब एक सिंबल के द्वारा दर्शाया जाता है जिसको F कहा जाता है, F द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इससे क्या पता समझ में आता है कि जो F लिखा हुआ थैला है उसमें क्या है, नगदी थैला आया है। ठीक है, नगदी थैला प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से ये पूछा जाता है एक कि भाई मेल बैग है, शॉर्टिंग मेल बैग है और संयुक्त कंबाइंड मेल बैग है, किस प्रकार के थैले हैं, तो अपेक्षित थैले होते हैं। 3 प्रकार के थैले जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हवाई डाक थैले यानी एयर मेल बैग जो होते हैं। एयर मेल बैग हवाई डाक थैला बंद करने के लिए नीला 2 सूता थैला प्रयोग किया जाता है। मतलब जो हवाई एयर मेल बैग होता है वो किस कलर का होता है, नीले कलर का इस्तेमाल किया जाता है। और हवाई डाक थैले में भेजने के लिए कोई वस्तु ना हो तो खाली थैला बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन वितरण पत्रक में उचित रूप से इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि कोई थैला बंद नहीं किया गया है। जो पर्ची है, जो पत्रक है, उसमें दर्शाना पड़ेगा कि आज किसी प्रकार का कोई थैला नहीं भेजा गया है। यदि भेजी जाने वाली डाक वस्तुओं की संख्या 50 से कम हो तो हवाई डाक थैले में भेजने के लिए कोई बीमा वस्तु या हवाई पार्सल ना हो तो थैले के स्थान पर उपयुक्त आकार का हवाई डाक आवरण इस्तेमाल
किया जा सकता है। मतलब एक छोटा सा आवरण में अगर जैसे डाक है, आर्टिकल है, वो 50 से कम है, तो हवाई डाक थैला बंद नहीं किया जाए। मतलब जो नीले कलर का अपन जो थैला है वो बंद नहीं करके एक छोटा पार्सल बनाएंगे जिसपे हवाई डाक आवरण लगना चाहिए कि हवाई डाक से आया, उस प्रकार का एक थैले में बंद करके उन आर्टिकलों को भेज दिया जाता है। ठीक है, यदि किसी हवाई डाक थैले के अंदर कोई हवाई पार्सल डालकर भेजा जाता है तो थैले के लेवल पर कैप लिख दिया जाता है। ठीक है, हवाई डाक थैले के अंदर कोई हवाई पार्सल डालकर भेजा जाता है तो उस पर क्या लिखा जाता है, कैप लिख दिया जाता है। हम फिर देखते हैं रजिस्ट्री वस्तुएं या हवाई डाक थैले में नहीं रखनी चाहिए जब तक रजिस्ट्री वस्तुओं की संख्या कितनी ना हो, 25। मतलब रजिस्ट्री वस्तुएं जब तक नहीं जाएंगी हवाई डाक के माध्यम से जब तक कम से कम उनकी संख्या 25 ना हो। ठीक है, हवाई डाक थैले का जो वजन है वो 30 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। एयर मेल का जो बैग बनता है वो बैग का जो वेट है वो 30 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं रजिस्टर्ड बंडल। रजिस्ट्री बंडल तैयार करने के लिए रजिस्ट्री वस्तु की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, फिर होता है एक रजिस्ट्री थैला। रजिस्ट्री थैले के अंदर अपन नगदी थैला भेजते हैं। सामान्य मूल्य दे रजिस्ट्री पत्र पैकेट बीमाकृत किए हुए लिफाफे रजिस्ट्री बंडल बीमा किए हुए बंडल जांच पर्ची से बंधे हुए सामान्य और मूल्य दे मनी ऑर्डर बंडल एक रजिस्ट्री सूची होती है। रजिस्ट्री थैला अपेक्षित थैला होता है। रजिस्ट्री थैले में क्या क्या होता है, रजिस्ट्री थैले में अपन नगदी भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, पैकेट भेजते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल भेजते हैं और रजिस्टर्ड बंडल भेजते हैं। बीमा किए हुए बंडल है, मनी ऑर्डर बंडल हो गए हैं, चेक स्लिप वाले बंडल सामान्य असामान्य वस्तुएं हो गई हैं। ठीक है, इस प्रकार इसके साथ में एक रजिस्ट्री सूची भेजी जाती है। रजिस्ट्री थैली अपेक्षित थैला होता है क्योंकि ये जो रजिस्ट्री थैला है ये हर दिन आता और जाता है। ठीक है, इसलिए इसको अपेक्षित थैला कहा जाता है। रजिस्ट्री सूची सहित अवश्य तैयार किया जाना चाहिए। मतलब जो रजिस्ट्री सूची है वो कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्री थैले में डालनी पड़ेगी। जिन रजिस्ट्री थैलों के अंदर नकदी थैला भेजा जाता है उन रजिस्ट्री थैलों में भेजी जाने वाली रजिस्ट्री सूची पर रजिस्ट्री की तारीख मोहर की छाप के साथ साथ थैला बंद करने वाले कार्यालय खजाने की तारीख मोहर की छाप। मतलब जो आपने नकदी रजिस्ट्री थैले के अंदर आपने नकदी थैला भेजा है उस रजिस्ट्री थैले में भेजी जाने वाली रजिस्ट्री सूची पर रजिस्ट्री की तारीख मोहर तो लगानी है, मतलब जो उस दिन की जो डेट स्टैंप है वो लगानी है। साथ में खजाने की तारीख मोहर भी छापनी पड़ेगी। खजाने की तारीख मोहर ना हो तो वहां एसपीएम की मनी ऑर्डर की जो गोल्ड सील होती है उसको लगाना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये तो होगा रजिस्ट्री थैला। इसके बाद हम देखते हैं स्पीड पोस्ट थैला। इसके अंदर क्या होता है, थैले में स्पीड पोस्ट वस्तुएं, स्पीड पोस्ट मनी ऑर्डर और स्पीड पोस्ट की सूची होती है। ये हो गया। अब इंश्योर्ड बंडल हो गया, इसमें बीमा बंडल के अंदर बीमा का पत्र होते हैं। रजिस्ट्री सूची के साथ में बीमा लिफाफे में रखा जाता है और बीमा बंडल तैयार करने के लिए बीमा पत्रों की संख्या 1 से अधिक होनी चाहिए। मतलब जब बंडल बनाएंगे अपन जो बीमा बंडल बनाएंगे उसमें 1 से अधिक बीमा पत्र या वस्तुएं या रजिस्ट्री सूची होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं बीमा थैला तैयार करने के लिए बीमित पत्र और बीमा बंडल की संख्या 10 से अधिक होनी चाहिए। ये है बीमा थैला तैयार करने। अपन ने जो इंश्योर्ड बंडल बताया यानी बीमा बंडल है उसके लिए 1 से अधिक होनी चाहिए पत्र, तो आप बीमा बंडल बना देंगे। लेकिन जब बीमा थैला बनाएंगे उसमें कम से कम 10 बंडल होने चाहिए जब जाकर के बीमा थैला तैयार किया जाएगा। ठीक है, वरना उसको रजिस्ट्री थैले के अंदर ही भेज दिया जाएगा। बीमा पत्रों के थैलों की सूची रजिस्ट्री सूची के साथ अंदर रखकर भेजना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो पार्सल थैला है। पार्सल थैले में साधारण पार्सल, बीपी, सीओडी, बीमाकृत पार्सल, ये सारी सूचियां पार्सल सूची भेजना चाहिए। पार्सल थैले अपेक्षित नहीं होते हैं क्योंकि प्रतिदिन पार्सल थैले बुक नहीं किए जा सकते हैं। बीमा थैले में पार्सल होते हैं। बीमा थैला इंश्योर्ड बैग देखा जाए तो अभी अपन ने देखा कि बीमा थैला जो का उद्देश्य बीमा पार्सल जिनमें मूल्य दे पार्सल भी शामिल हो को देखना होता है ताकि उनकी अच्छी तरह से हिफाजत की जा सके। और बीमा थैले को कभी कभी खुला नहीं भेजना चाहिए ताकि हमेशा किसी पार्सल थैले या डाक थैले के अंदर रखकर भेजना चाहिए। मतलब जो इंश्योर्ड बैग है उसको किसके अंदर, पार्सल थैले या डाक मेल बैग के अंदर रखकर भेजना होता है। फिर हम इसके बाद देखेंगे अब क्या, रजिस्ट्री पैकेट। रजिस्ट्री पैकेट थैले में भारी रजिस्ट्री पैकेट रजिस्ट्री सूची होती है। रजिस्ट्री पैकेट तभी निर्धारित किए जाते हैं जब उनका औचित्य होता है। देखिए, इसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिट बैग। ट्रांजिट बैग जो है एक कार्यालय, ये इसमें ट्रांजिट बैग में सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि ट्रांजिट बैग जो होते हैं ये अपेक्षित थैले होते हैं। क्या होते हैं, अपेक्षित थैले होते हैं। ट्रांजिट बैग का मतलब ये होता है कि किसी कार्यालय सेट के द्वारा बहुत सारे थैलों को एक ही पारवहन क्षेत्र में या एक ही पारवहन थैले में रखकर भेजा जाता है। उनको पारवहन थैले। अकाउंट बैग में जो चीजें होती हैं वो क्या होता है, या तो नकदी हो या
जो डेली अकाउंट होता है एसओ का या बीओ के डेली अकाउंट होते हैं, वो सारे अकाउंट या कोई महत्वपूर्ण डाक या कोई दस्तावेज है, उनको आप अकाउंट बैग के माध्यम से मुख्य डाकघर को भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य डाकघर से उप डाकघर को भेजा जाता है और एसओ स्लिप होती है। इसमें क्या होती है? एसओ स्लिप होती है। जब उप डाकघर से मुख्य डाकघर को भेजा जाता है तो दैनिक लेखा होता है। ठीक है, आप जैसे देखते हैं कि बीओ में भी ऐसा होता है कि जो बीओ डाकघर से जब बीओ से एसओ को डाक भेजी जाती है तो उसमें डेली अकाउंट होता है, यानी कि क्या होता है? दैनिक लेखा होता है। और जब एसओ से बीओ को डाक भेजी जाती है तो बीओ स्लिप होती है उसके अंतर्गत, और उसके जो आर्टिकल होते हैं वो होता है। ये लेखा कार्यालय का ब्रांच ऑफिस हो गया है। ठीक है, लेखा थैले अपेक्षित थैले होते हैं क्योंकि ये प्रतिदिन वस्तुएं इनमें भेजी जाती हैं। बीओ थैले भी अपेक्षित थैले होंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं